गुड़गांव की उस रात में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, सिवाय कभी कभार गुजरने वाले भारी ट्रकों की गड़गड़ाहट के। शहर के एक कोने में स्थित एक कांच की ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल पर हेल्पलाइन बीपीओ का दफ्तर बिल्कुल वीरान पड़ा था। ये एक इमरजेंसी रोड साइड असिस्टेंस कंपनी थी, जहां रात की शिफ्ट में वैसे भी कम ही लोग होते थे। लेकिन आज रोहन पूरी मंजिल पर लगभग अकेला था। उसके साथ काम करने वाले 2 अन्य लोग कॉफी ब्रेक के लिए कैफेटेरिया गए हुए थे। घड़ी में रात के 2:43 हो रहे थे। रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका, आंखों को मलते हुए उसने गहरी जम्हाई ली। एसी की हल्की हम की आवाज और बाहर गिरती बारिश की बूंदों ने माहौल को और भी नींद से भरा बना दिया था। स्क्रीन पर कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ सामान्य था, बेहद उबाऊ और शांत। उसे नहीं पता था कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई उसके हेडसेट में एक बीप की आवाज गूंजी। स्क्रीन पर एक कॉल ब्लिंक कर रही थी। रोहन ने अपनी कुर्सी सीधी की और स्क्रीन पर नजर डाली। नंबर वाली जगह खाली थी, वहां कोई डिजिट नहीं था, बस लिखा था अननोन कॉलर। आमतौर पर उनके सिस्टम में कॉलर का नंबर और लोकेशन आ जाती थी, लेकिन शायद खराब मौसम की वजह से नेटवर्क में कोई दिक्कत थी। रोहन ने गहरी सांस ली, खुद को तैयार किया और कॉल कनेक्ट की। नमस्कार, इमरजेंसी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं रोहन, आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? जवाब में सन्नाटा था, लेकिन यह पूरी तरह खामोशी नहीं थी। उस तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराने रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रहा हो। एक अजीब सी सरसराहट, खर्च खर्च की आवाज, जैसे सूखी पत्तियां कुचली जा रही हों। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोहन ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। तभी उस शोर के बीच से एक आवाज आई। वो किसी लड़की की आवाज थी, लेकिन वो बहुत दूर और बहुत धीमी लग रही थी। आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वो ठंड से कांप रही हो या फिर दहशत से। अंधेरा, यहां बहुत अंधेरा है। रोहन की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। ये कोई प्रैंक कॉल नहीं लग रही थी। उस आवाज में जो दर्द और घबराहट थी, वो किसी अदाकार के बस की बात नहीं थी। रोहन ने अपना प्रोफेशनल लहजा बनाए रखने की कोशिश की। मैम, आप घबराइए मत, मुझे बताइए आप कहाँ हैं? क्या आपकी गाड़ी खराब हुई है? उधर से एक लंबी फटी हुई सांस लेने की आवाज आई, जैसे किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही हो। गाड़ी नहीं, मैं सो रही थी अपने बिस्तर पर जब आंख खुली तो यहाँ थी। यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे हाथ दीवार से टकरा रहे हैं। ये दीवारें बहुत पास है, बहुत तंग जगह है ये। रोहन के माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। बीपीओ की ठंडी हवा के बावजूद उसे गर्मी महसूस होने लगी। तंग जगह, अंधेरा, ये शब्द किसी एक्सीडेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। मैम, क्या आप किसी कमरे में बंद हैं? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? मैं आपको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। लड़की की आवाज अब रोने में बदल गई थी। सिसकियों के बीच उसने कहा, मेरा नाम अंजलि है। रोहन, यहाँ हवा कम हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मेरे मुंह में मिट्टी आ रही है, बहुत गंदी बदबू है यहाँ, गीली मिट्टी और लकड़ी की बदबू। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लड़की को अपना नाम नहीं बताया था, सिस्टम पर कहीं उसका नाम नहीं जाता था। फिर इस लड़की को कैसे पता कि वो रोहन से बात कर रही है? लेकिन डरने का वक्त नहीं था। रोहन ने अपने कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ा दी। उसने जीपीएस ट्रैकर एक्टिवेट कर दिया। स्क्रीन पर एक लोडिंग बार चलने लगा। अंजलि जी, आप लाइन पर रहिए, आप बस मुझसे बात करती रहिए। आपको कैसे पता चला मेरा नाम रोहन है? रोहन ने उसे व्यस्त रखने के लिए पूछा, ताकि वो बेहोश ना हो जाए। तुम्हारे आई कार्ड पर लिखा है, अंजलि ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। रोहन झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपने गली में लटके आई कार्ड को देखा। वो दफ्तर में अकेला था, मीलों दूर बैठा था। ये लड़की उसका आई कार्ड कैसे देख सकती थी? क्या वो उसे देख रही थी? रोहन ने घबराकर चारों तरफ देखा, अंधेरे कोनों में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रैकर से एक बीप की आवाज आई। लोकेशन मिल गई थी। स्क्रीन पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। रोहन ने नक्शे को जूम किया। लोकेशन शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के पास जंगल के बीचों बीच थी, और उस जगह का नाम पढ़ते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोकेशन थी सेंट थॉमस कब्रिस्तान, सेक्टर 56 के पीछे वाला पुराना कब्रिस्तान। रोहन का गला सूख गया। अंजलि, आप किसी कब्रिस्तान के पास है? उधर से अब एक नई आवाज आने लगी थी, खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को छील रहा हो।
खिर खिर खिर। ये आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि रोहन को लगा जैसे वो लकड़ी का तख्ता उसके कान के बिल्कुल पास है। रोहन, अंजलि चिल्लाई। उसकी आवाज में अब बेइंतहा खौफ था। ऊपर कोई है, मुझे ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही है, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया है। यह सुनते ही रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। जिंदा दफना दिया? उसने तुरंत अपने इंटरकॉम से पुलिस कंट्रोल रूम को कनेक्ट किया। उसके हाथ कांप रहे थे। हेलो, इमरजेंसी, मुझे पुलिस और एम्बुलेंस चाहिए तुरंत। सेंट थॉमस कब्रिस्तान, एक लड़की को जिंदा दफनाया गया है, मैं उसकी लोकेशन ट्रेस कर पा रहा हूं, जल्दी भेजिए, उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है। पुलिस वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रोहन की आवाज में जो दहशत थी उसे सुनकर उन्होंने तुरंत टीम रवाना कर दी। रोहन ने कॉल नहीं काटी, वो अंजलि के साथ लाइन पर बना रहा। अगले 15 मिनट रोहन की जिंदगी के सबसे लंबे और डरावने मिनट थे। अंजलि की आवाज धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। वो अब चिल्ला नहीं रही थी, बस भारी सांसें ले रही थी। अंजलि, पुलिस रास्ते में है, बस कुछ ही देर और, तुम हार मत मानना। रोहन की आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। वो उस अनजान लड़की के दर्द को महसूस कर पा रहा था। रोहन, अंजलि की आवाज अब बहुत धीमी, एक फुसफुसाहट जैसी थी। मेरे नाखून टूट गए हैं, खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम आओगे? हाँ, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, रोहन ने दिलासा दिया। तभी रोहन के हेडफोन में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी, पहले बहुत दूर, फिर पास, फिर और पास। अंजलि, क्या तुम्हें सायरन की आवाज आ रही है? पुलिस पहुंच गई है, जोर से शोर मचाओ ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। हेडफोन के उस पार अंजलि ने अपनी बची कुची ताकत जमा की और ताबूत के अंदर चिल्लाना शुरू किया। रोहन सुन सकता था कि वो लकड़ी पर जोर जोर से मार रही है। उधर पुलिस वालों की आवाजें भी वॉकी टॉकी पर आने लगी। इंस्पेक्टर, यहां एक ताजी खोदी हुई कब्र है, मिट्टी गीली है, जल्दी फावड़े लाओ। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। रोहन अपनी सीट पर जमा हुआ आंखों से वो दृश्य देख रहा था जो वहां हो रहा होगा। पुलिस वाले कीचड़ में सने हुए पागलों की तरह मिट्टी हटा रहे थे। धप 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 फावड़े चलने की आवाजें रोहन को सुनाई दे रही थीं। फिर एक अलग आवाज आई, लकड़ी पर धातु के टकराने की आवाज। ठक। मिल गया, यहां कुछ है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। रोहन की सांसें थम गईं। जल्दी खोलिए, देखिए क्या वो ठीक है, वो चिल्लाया। हालांकि पुलिस उसे सुन नहीं सकती थी। ताबूत के ढक्कन को उखाड़ने की आवाज आई, कीलों के चीखने की आवाज। रोहन इंतजार कर रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। वो इंतजार कर रहा था कि अंजलि की राहत भरी सांस या रोने की आवाज सुनाई दे, लेकिन वहां सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज के सिवा कुछ नहीं। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? अंजलि कैसी है? रोहन ने पुलिस लाइन पर पूछा। कुछ पल बाद इंस्पेक्टर की आवाज आई। वो आवाज कांप रही थी, जो एक पुलिस वाले के लिए बहुत असामान्य थी। रोहन, तुम किससे बात कर रहे थे? क्या मतलब किससे बात कर रहा था? अंजलि से, जो उस ताबूत में थी। क्या वो ठीक है? इंस्पेक्टर ने एक गहरी घबराई हुई सांस ली। रोहन, हमने ताबूत खोल दिया है, यहां एक लाश है, एक लड़की की लाश। ओह गॉड, क्या हम देर से पहुंचे? क्या उसका दम घुट गया? रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा वो हार गया। नहीं रोहन, तुम समझे नहीं। इंस्पेक्टर की आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। रोहन, ये लाश अभी नहीं मरी है, ये बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज, सड़ चुकी है। इसे देखकर लगता है कि इसे मरे हुए कम से कम 6 महीने हो चुके हैं। यहां सिर्फ हड्डियां और कुछ सड़े हुए मांस के टुकड़े बचे हैं। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कमरा घूमने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी उससे बात कर रहा था। उसकी सांसों की आवाज, उसका रोना, सब कुछ लाइव था। उसका फोन चेक कीजिए इंस्पेक्टर, कॉल अभी भी चल रही है। इंस्पेक्टर ने हिम्मत करके लाश के पास पड़े फोन को उठाया। रोहन, यहां एक मोबाइल फोन है, पुराना सा कीपैड वाला। हाँ, वही होगा, देखिए कॉल कनेक्टेड है या नहीं, रोहन चीखा। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और वो जवाब रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। रोहन, ये फोन बंद है, ये बुरी तरह से टूटा हुआ है, इसमें बैटरी ही नहीं है और इसमें सिम कार्ड स्लॉट भी खाली है। ये फोन सालों से नहीं चला है। रोहन की नजर अपनी स्क्रीन पर गई। वहां कॉल का टाइमर अभी भी चल रहा था। 002214, 002215। कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ था। अगर फोन में बैटरी नहीं थी, अगर सिम कार्ड नहीं था और अगर अंजलि 6 महीने पहले मर चुकी थी, तो पिछले 20 मिनट से रोहन किससे बात कर रहा था? इंस्पेक्टर ने वहां से लाइन काट दी। पुलिस की आवाज बंद हो गई, लेकिन रोहन के हेडफोन में अभी भी क्लिक की आवाज नहीं आई थी। वो अननोन कॉलर अभी भी लाइन पर था। सन्नाटा।
और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई वही आवाज वापस आई, लेकिन इस बार वो आवाज डरी हुई नहीं थी। उस आवाज में दर्द नहीं था, वो आवाज भारी, गूंजती हुई और बेहद दुष्ट थी। शुक्रिया रोहन, मेरा रास्ता खोलने के लिए शुक्रिया। मैं बाहर आने का इंतजार कर रही थी, अब मैं आजाद हूं। इसके बाद एक जोरदार हंसी सुनाई दी, इतनी तेज और भयानक कि रोहन ने घबराकर हेडफोन फेंक दिया। लेकिन वो हंसी हेडफोन से नहीं आ रही थी, वो रोहन के बिल्कुल पीछे से आ रही थी, उस खाली दफ्तर के अंधेरे कोने से। रोहन धीरे से कांपते हुए पीछे मुड़ा। बिजली कड़की और उस रोशनी में उसने देखा कि कांच की दीवार पर एक परछाई खड़ी है, सड़ी हुई, मिट्टी में सनी हुई, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। और वो परछाई धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ा रही जिसमें थी। एक पुराना टूटा हुआ फोन था। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, स्क्रीन काली पड़ गई और फिर पूरे दफ्तर की लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज बची थी, गीले पैरों के जमीन पर चलने की आवाज, जो धीरे धीरे रोहन की कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें और अभी सब्सक्राइब करें स्ट्रेंजर्स शैडो।